हाय। आज हम लोग इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर बातें करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को समझना है और उसके समझने के लिए जो बेसिक फंडा है वो ये है कि यह जो है हमारे संविधान में जो अलग अलग भाग है उसमें से जो चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट है और वो उसी में लिखा गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक बेसिक फंडा समझने का जो है वो बहुत ही इजी है, आसान है। जब आपको कभी आप पढ़े नहीं हो, जब आपको दिमाग में कुछ इसके बारे में याद नहीं रहे कि क्या लिखना है, तो केवल एक ही बात याद रखना है कि हमारे जो पिताजी हैं, हमारे जो फादर होते हैं, हमारे जो डैडी हैं, वो जो हमारे लिए करते हैं वैसे ही राज्य जो हमारे लिए करते हैं, उस करने के लिए जो मोरल है, जो उसके लिए नैतिक जो जिम्मेदारियां होती है पिताजी की, कि बच्चों के प्रति, अपने संतानों के प्रति क्या करना है, क्या क्या करनी चाहिए, वही लिख देना है और वही आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। जैसे उदाहरण के लिए कि आप जब अपने माँ के गर्भ में रहें तो उस समय एक्सपेक्ट रहता है कि आप हेल्दी पैदा लें, उसके लिए आपको भोजन मिले, खाने के लिए मिले, बेहतर हो, तो इसके लिए क्या क्या राज्य कदम उठाएगी। तो ऐसी माताएं जिसके गर्भ में बच्चे पल रहे होंगे उसके लिए सरकार कुछ विशेष कदम उठाती है या उठानी चाहिए। जैसे कि फादर घर में केयर करते हैं, जब हमारी माताएं जब बच्चे को जन्म देने वाली रहती हैं तो उस समय जो है विशेष रूप से हमारे जो परिवार के जो हेड है, मुखिया है, वो कोशिश करते हैं कि वैसी माताएं बहुत बेहतर ढंग से अपना लाइफ जिए और बच्चे जो हेल्दी पैदा हो उसके लिए वो अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, उसके लिए अच्छा डाइट या भोजन देते हैं, फिर उसको जो है कोई हार्ड वर्क न देते हैं और उस समय जो उनके लिए हेल्थ के लिए जो बेटर होता है उस पर जो बातें करते हैं या चर्चाएं करते हैं, उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उस समय से लेकर के जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उसमें भी पिताजी जो है क्या करते हैं, हमारे लिए जो है डॉक्टर को दिखाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसके बाद फिर जो है एक डिसेंट लाइफ हो उसके लिए जो है बेहतर सोचते हैं कि बच्चे जब जन्म लिए हैं तो ये हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, अच्छा इनका करियर बनेगा, अच्छी तरह से इसको जो है खेलने कूदने, खिलौना, ये सभी चीज़ें जो है जनरली हम लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स हमको स्टेट के संदर्भ में देखना कि स्टेट हमारे लिए क्या करते हैं। तो जैसे हमारे फादर्स हमारे लिए जो करते हैं या उनकी जो जिम्मेदारियां होती है या जो ड्यूटीज होती है फादर का, या उनके जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, हम लोग जब तक हैं अपने फादर के संरक्षण में तब तक क्या क्या करते हैं, उसी तरह से जब राज्य के आप नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, तो वो आपके लिए वो सभी कदम उठाएंगे जो आपके फादर आपके लिए करते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें, यही बातें जो है जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। अगर कुछ बातें नहीं भी है जो हमारे फादर हमारी जिम्मेदारियां उठाते हैं तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आज न कल आएगी, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है ये अमेंड करके नई नई चीज़ इसमें ऐड होते रहते हैं। जैसे जैसे इसके दायरे बढ़ते हैं, लोगों की सोच बढ़ती है या राज्य जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो वो चीज़ों को ऐड करते हैं। तो इन बातों को दिमाग में सेट करके आप लिख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। जब आप पढ़े नहीं हैं, जब पढ़ लिए तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो आप केवल इस फंडा से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिख सकते हैं। तो एक्चुअली अब कॉन्स्टिट्यूशनल पर आते हैं हम लोग, जो संवैधानिक जो पहलू है। जैसे मैंने बताया कि इलिब्रेट करके मैंने आपको बताया कि जो हमारे फादर की ड्यूटी है जनरली वही स्टेट की ड्यूटी है, और ये जो स्टेट की ड्यूटी है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जैसे मैंने जब बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो कोशिश करते हैं कि आप बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे, बेहतर बने इंसान, अच्छी तरह से वो ज्ञान आए, सीखे। तो राज्य का भी एक कर्तव्य है कि ड्यूटी है कि वो उसको बच्चे जो उसके राज्य में हो लोगों को एडुकेट करे, एडुकेशंस दे। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, फादर चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेटल्ड हो, कोई रोजगार पकड़े, कोई काम दाम करे, तो राज्य भी जो है वो क्या करते हैं, लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराते हैं। उसके बाद फिर जो है जिस किसी इंस्टीट्यूशन में, जिस किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, अगर वो औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल है, तो वहाँ पर जो है आपका स्वामित्व हो। तो घर में भी जब आप कमाते हैं
किसी चीज़ को करते हैं तो फादर आपको कहता है कि चलो इसमें तुम कमाए हो, चलो अपने नाम पर भी खरीद लेना, या कुछ आपके लिए विशेष रियायतें उसमें देते हैं। ऐसा नहीं, फादर अपने ही नाम पर कर लेते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का तनिक भी अगर मेमोरी में याद नहीं हो तो आप केवल ये याद रख लें कि आपके पिताजी आपके लिए, आपके फादर आपके लिए क्या क्या करते हैं या क्या क्या आपके लिए सोचते हैं, किस तरह के आपके जीवन बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, वो सभी कोशिश जो है राज्य अपने नागरिकों के लिए करते हैं। बस इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है कि फादर क्या एक्शंस करते हैं बच्चों के, अपने संतान की उन्नति के लिए, और राज्य क्या अपने संतान की उन्नति करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स जो सिमिलरिटी है, बहुत सारे चीज़ों में जो है मिलती जुलती है। तो इसी रेफरेंस से हम लोग देखेंगे कि राज्य की जो ड्यूटीज़ है और जो हमारे फादर की जो ड्यूटीज़ है वो बहुत ही सिमिलरिटी है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हमको जो स्टेट को समझना है वो किसके रिस्पेक्ट से समझना है, एक स्टेट को जो समझना है वो लार्ज स्केल में समझना है। इसलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस भी अब समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो राज्य जो है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं उस लाइन को पढ़ देता हूँ फिर इस पर एक्सप्लेन करेंगे। कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये जो है किसी ये जो कंट्री है, हमारे जो देश है, इस देश के अंदर में जो स्टेट्स है, अब ये स्टेट्स देश के अंदर में कौन कौन स्टेट्स है, एक स्टेट का जो डिफिनेशन आपने पढ़ा है वो पढ़ा है आर्टिकल 1 में, जिसमें कि कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 1 में स्टेट्स जो है वो स्टेट्स जो है शेड्यूल 1 में जिस स्टेट का मेंशन किया गया है उन स्टेट की सूची है जो आर्टिकल 1 में है, जहाँ पर कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ है, तो वहाँ राज्यों का संघ, वहाँ राज्य का मतलब होता है शेड्यूल 1 में जो स्टेट का नाम मेंशन किया गया उसके बारे में बातें हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यहाँ पर जो स्टेट का डेफिनेशन है वो वही है जो मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में जो आपका आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में डेफिनेशन दिया गया है स्टेट क्या है। क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उसके फंडामेंटल राइट्स में जो है मौलिक अधिकार जब पढ़ते हैं तो उस मौलिक अधिकार में जो स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया गया है। तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन, वही डेफिनेशन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए भी लागू होती है। तो हमारे कंट्री में जो स्टेट्स है वो स्टेट्स का यहाँ पर जो है आर्टिकल 1 के अनुसार शेड्यूल 1 के जो नाम दिया गया स्टेट्स वो है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में केवल वही स्टेट्स नहीं है, उसके अलावा भी स्टेट्स हैं। तो जो आर्टिकल 12 में स्टेट्स का डेफिनेशन दिया गया है वो ये है कि जो स्टेट है वो क्या होंगे, पार्लियामेंट हमारे होंगे और हमारे देश की जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी होगा और जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल बॉडी है वो लोकल बॉडी होंगे। और इस तरह के टेरिटरी जो हमारे कंट्री में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में है, और वो इस तरह के अगर कुछ एक्शंस करते हैं, कुछ वर्किंग करते हैं, कुछ इस तरह से लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, बनाते हैं, इस तरह से स्टेट के रूप में वो अगर हैं या पावर के रूप में, शक्ति के रूप में हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको भी जो है हम लोग स्टेट के रूप में ट्रीट करते हैं आर्टिकल 12 के थ्रू से। 12 के अधीन में जब मामलाएं आती रही है, कोर्ट अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते रहा है कि कौन कौन राज्य हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है। तो जो जनरली आर्टिकल 12 में जो 12 में जो बातें कही गई है स्टेट के बारे में डिफिनेशन में, वही डिफिनेशन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए स्टेट का डिफिनेशन होगा। तो यहाँ राज्य का जो कर्तव्य है वो क्या कर्तव्य है, तो राज्य का जो कर्तव्य है राज्य के नागरिकों के लिए कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे, जब वो गवर्नेंस करेंगे, जब वो शासन चलाएंगे राज्य में, तो राज्य में जब शासन चलाएंगे वो इन बातों को रखेंगे। कब, जब शासन चलाएंगे किन बातों को रखेंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बातें लिखी गई है, उन बातों को वो दिमाग में सेट करेंगे। जो राज्य अपना गवर्नेंस चलाएगी, जो अथॉरिटी आर्टिकल 12 में जो स्टेट के बारे में दिया गया, वो जब काम करेंगे, वर्क करेंगे, जब गवर्नेंस करेंगे, तो या जब लॉ बनाएंगे या नियम बनाएंगे या इस तरह से जो राज्य के वेलफेयर के बारे में बातें करेंगे, तो वो इन बातों को दिमाग में बैठा कर रखेंगे कि जो आर्टिकल
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये जो बातें हैं, इन बातों को माइंड में रखते हुए, इन बातों को दिमाग में रखते हुए वो क्या करेंगे, नीति बनाएंगे या नीति को लागू करेंगे। दोनों बातें हैं। एक तो हुआ टू मेक लॉज, अर्थात नीति बनाना, लॉ बनाना, कानून बनाना। तो कानून बनाने में भी इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य को क्या गाइड किया गया, राज्य को क्या डायरेक्शंस दिया गया है, राज्य को किस तरह का सेट ऑफ मोरल्स दिया गया कि जब आप वर्क करें, काम करें तो क्या क्या है। तो एक्चुअली जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है स्टेट के लिए, और ये मोरल में है, एक नैतिकता है राज्य के लिए कि आप नैतिक रूप से ये सब चीज करें। ये गाइडिंग है, क्योंकि इसी गाइडिंग प्रिंसिपल के आधार पर जब आप गवर्नेंस करेंगे अपने टेरिटरी के अंदर में, क्षेत्र के अंदर में, तो ये बेहतर गवर्नेंस होगा। और जो जब बेहतर गवर्नेंस होगा तभी तो बेहतर हम लोग सिटीजन से भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मेरा बेहतर सिटीजन्स बने। तो जनरली जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ड्यूटीज है स्टेट की, कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए अपने सिटीजन्स के प्रति, क्या क्या चीज को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि किसी कोर्ट में आप क्लेम कर सकते हैं कि राज्य ने ये मेरे लिए नहीं किया, राज्य ने ये मेरे लिए किया। इट इज नॉट क्लेमेबल इन कोर्ट, मतलब कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, ये न्याय में नहीं, न्यायालय में नहीं जा सकते, ये जुडिशियबल नहीं है कि किसी न्यायालय के दरवाजा आप खटखटा सकें, राज्य ने ऐसा नहीं किया, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बातें लिखी गई थी। ये चीज बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक सेट ऑफ मोरल्स है, वो नैतिकता है, राज्य की नैतिकता है, राज्य क्या क्या करेंगे अपने सिटीजन्स के लिए। तो यही कहता है जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस के लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, ये आपको मार्गदर्शन दिया गया है कि आप जब लॉ को एग्जीक्यूट करते हो, जब लॉ को बनाते हैं, तो आप इन बातों को दिमाग में बैठा कर रखें कि क्या डायरेक्शंस है, क्या राज्य को जो है निर्देश दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से उस चीजों को रखें। और इसमें आप नई नई चीजों को ऐड भी कर सकते हैं। जो जो अथॉरिटी है, जैसे अथॉरिटी हमारा पार्लियामेंट है जो कि संशोधन करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, कुछ 8 सब्जेक्ट जो भी है वो जोड़ घटाव करती है। तो पार्लियामेंट उसमें कुछ नई जो है तत्व को जो जोड़ सकती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नई नई बातों को उसमें जोड़ सकती है, जैसा कि जरूरत पड़े उसके हिसाब से ब्रॉड करने के संदर्भ में जो है जो जो चीज़ें लगता है कि नहीं अब और इसको ब्रॉड करना चाहिए, इसमें ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टेट जो है गुड गवर्नेंस के रूप में लोगों के बीच में हो, अच्छा गवर्नेंस लोग फील करें, यहाँ के सिटीजन्स बेटर महसूस करें और बेटर सिटीजन्स भी बने। उसके लिए जो राज्य अपना बेस्ट परफॉर्म, जैसे एक फादर का कर्तव्य रहता है कि मेरा बच्चा बहुत बेहतर इंसान बने, उसके लिए वो एड़ी चोटी उसके पीछे लगा देता है, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद अच्छा हेल्थ के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए, दारू न पिए, शराब न पिए। इसलिए देखते स्टेट जो है मद्य निषेध की भी बातें करती है, जो है राज्य कानून बनाती है भाई कि शराब की बिक्री पाबंदी पर करती है। मतलब कहने का मतलब जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट वही बताया जो कि जो जनरली हमारे फादर्स जो है जो हम लोगों के लिए, हमारे पिताजी हम लोगों के लिए बेस्ट इंसान बनाने के लिए करते हैं, वही डायरेक्शन दिया गया स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम के लिए कि ये जो सिटीजन्स है स्टेट का संतान है और इन संतान को बेहतर इंसान बनाना है। और बेहतर इंसान बनाने के लिए कुछ डायरेक्शंस दिया गया, जैसे कि हमारे फादर को डायरेक्शंस है सोसाइटी का मोरल के तहत, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे जो गवर्नेंस है, जो हमारे स्टेट्स है, उन स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया कि आप अपने सिटीजन्स को कैसे बेटर बनाएंगे, उसमें किन किन बातों को आप दिमाग में रख करके लॉ को बनाएंगे और लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे, या पॉलिसी को बनाएंगे, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे, लागू करेंगे, इन सभी चीज़ों को देख करके बनाएंगे तो बेहतर। ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो गाइडलाइंस है, सेट ऑफ गाइड्स लाइन्स है, किसके लिए, स्टेट के लिए, कि स्टेट जो राज्य जो कैसे ऑपरेशंस करेगी, कैसे गवर्नेंस को चलाएंगे, कैसे वर्क करेंगे, काम करेंगे, और किस तरह की पॉलिसियाँ बनाएंगे और किस तरह से पॉलिसियों को लागू करेंगे। उनमें जो है ये नैतिकता रहेगी। जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपके अंदर में नैतिक मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए कि आप टेम्पू चलाते हो, वहाँ पर भी नैतिक मूल्य है कि जब टेम्पू आप चलाते हैं तो कोशिश आपका रहता है नैतिक मूल्य से कि हमारे जो सवारी हो सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर चढ़ा है वहाँ से लेकर अपना जो डेस्टिनेशन हो वो ठीक से पहुँचे, किसी तरह का उसको तकलीफ ना हो, कंफर्टेबल माहौल में रहे, और उसके साथ कोई मतलब क्या कहते हैं अप्रिय घटना ना घटे। तो इन सभी चीज़ को माइंड में रखते हुए ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग करके अपने जो भी पैसेंजर्स है उसको ले जाते हैं। तो ये क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है
किसके लिए, एक मोरल है किसके लिए, जो ड्राइवर जो चला रही है गाड़ी। तो वैसे ही जो राष्ट्र को चला रहा हो, जो राज्य को चला रहा हो, उसके लिए सेट ऑफ मोरल्स की जरूरत है। जैसे आपके परिवार के फादर चलाते हैं तो उसके लिए भी सेट ऑफ मोरल्स है, हर जगह सेट ऑफ मोरल्स है। उसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेट ऑफ मोरल्स है स्टेट्स के लिए कि ये एक कदम आपको उठाना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग टू गवर्न द टेरिटरी या अंडर द टेरिटरी, जो उसकी टेरिटरी है, उस टेरिटरी जो अधीनस्थ टेरिटरी है, उस टेरिटरी में जब वो रूल करते हो, शासन करते हो, तो वो इन चीज़ों को मदर इसी को रेफरेंस में रखते हुए, इसी बात को रखते हुए, इसी चीज़ को रखते हुए राज्य जो है एक से एक वेलफेयर जो है प्रोग्राम चलाते हैं अपने सिटीजन्स के लिए। आप देखे होंगे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आपने देखा होगा मनरेगा, और आपने कई सारे प्रोग्राम देखा होगा। जैसे कि हमारे यहाँ जो विधवाएं पहले होती थी माताएं, तो उनको जो है दिया जाता था विधवा पेंशन के लिए, आज भी दी जाती है। तो अब तो इसका दायरा और बढ़ा है, जो ओल्ड एज के लोग कोई भी है उसको भी मिलने लगा है। तो ये बहुत सारे जो है मैंने स्टेप्स उठाई है राज्य जो है लोगों को कल्याण करने के लिए। तो मैं फिर जो है आर्टिकल वाइज इस पर भी बातें करूँगा। तो तत्काल में जो है ये जो इंट्रोडक्शन था केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, फिर मैं इसके एक एक आर्टिकल और इसके जो और भी डायमेंशन है उस डायमेंशन पर भी हम लोग बात करेंगे। और बात करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य कोई परीक्षा में जो है आप बेहतर परफॉर्म कर सकें, जैसे नेट हो गया या और भी एग्जामिनेशन जिसमें कि लॉ हो गया, जो अब जुडिशरी सेवा में जाते हैं तो उनके लिए भी आपके जो फ्रेमिंग जो बनेगा, आपके लिए कंसेप्ट जो बनेगा वो बेटर ढंग से आप काम कर पाएंगे।